स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन केमिकली अनरिएक्टिव होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए तो स्टेबल है। मतलब जो नाइट्रोजन सिंपल है ना, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि नाइट्रोजन एज ए एटॉमिक फॉर्म के अंदर वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक और नाइट्रोजन के एटम के साथ कंबाइन कर लेता है और डाइनाइट्रोजन बना लेता है। तो डाइनाइट्रोजन अब वो उसकी थोड़ी सी स्टेबल फॉर्म आ जाएगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो केमिकली अनरिएक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो ना तो ये कंबस्टिबल है, ना ही ये कंबस्शन को सपोर्ट करती है। जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम इसको डाइनाइट्रोजन की बजाय अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड होता है, हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना दो नाइट्रोजन के बीच में। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि डाइनाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो आप लोग बता सकते हो क्योंकि एक तो नाइट्रोजन के एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। साइज़ बहुत छोटा होता है तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी छोटी होगी। और जितने यहाँ देखो 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 बॉन्ड है, और हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की उससे कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है बॉन्ड लेंथ। तो जितना छोटा बॉन्ड उतने बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। और यहाँ पे तो हमें पता है 3-3 बॉन्ड है, तो इसीलिए ये जो है लो रिएक्टिविटी शो करता है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, दूसरा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है मॉलिक्यूल की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी होती है, डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है इसकी 941.4 किलो जूल पर मोल। ये होती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो आप लोग बोल सकते हो द लो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हो गई रूम टेम्परेचर की बात। आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो डाइनाइट्रोजन कंबाइन करता है मेटल्स के साथ। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा, और जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवलेंट नाइट्राइड बनाएगा। तो वो सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है यहाँ पे। अभी आप लोग देखिए, सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट इज एक्शन विद लिटमस। मतलब लिटमस से तो बताएगा कोई भी जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फर्स्ट है एक्शन विद लिटमस। तो जो डाइनाइट्रोजन है ना वो न्यूट्रल है लिटमस की तरफ। डाइनाइट्रोजन इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, क्योंकि इस मतलब ना तो ये ब्लू लिटमस को रेड करता है ना रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो ना तो ब्लू लिटमस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट होता है और ना ही रेड लिटमस के ऊपर इसका कुछ इफेक्ट होता है। तो न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस बोल सकते हो, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। सेकंड है एक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ तो आयनिक नाइट्राइड्स बनाएगा ये, एक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ ये जो डाइनाइट्रोजन है वो कंबाइन करता है बहुत सारे एक्टिव मेटल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे कंबाइन करेगा। हमें पता है डाइनाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर तो रिएक्टिव ही नहीं है, अनरिएक्टिव है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर देते हैं, हीटिंग कर देते हैं, तो वो मेटल्स एक्टिव मेटल्स के साथ कंबाइन करके रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स बना लेगा। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं लिथियम की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा N2, हीटिंग करने पे, हीट को भूलना नहीं है सबसे बड़ी बात, तो लिथियम नाइट्राइड बना लेगा ये। मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हीटिंग के ऊपर, हीटिंग के बाद मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। अब देखिए आप लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी कहीं मैं N लिख रही हूँ, कहीं मैं N2 लिख रही हूँ। अभी बताती हूँ ये किस हिसाब से इसको लिखा जा रहा है। प्लस N2 हीट करेंगे, ये बनाएगा Ca3N2 टाइप का नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट करेगा ये, N2 हीट करने के बाद ही रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली।
एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बना लेगा। तो अब मैंने यहाँ पे ना कहीं N लिखा है, कहीं N2 लिखा है, वो मैंने उनकी ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से पढ़ा है, देखा है। अगर आप लोगों को अच्छे से केमिस्ट्री में पूरी नॉलेज रखनी है तो फिर सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो आप लोगों ने। अब जैसे कि मुझे पता है एल्कली मेटल्स होते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स? ये होते हैं लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन सब के अंदर इन सब को बोला जाता है दीज आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स हैं ये। एल्कली मेटल्स के ऊपर हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो जब भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो यहाँ पे देखिए आप लोग, एक बार आप लोगों को पता चल गया कि लिथियम है और सोडियम है। लिथियम है, सोडियम तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, बट फिर भी हमारे पास लिथियम तो है ही। जब भी लिथियम के साथ ही कंबाइन करेगा तो लिथियम की तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर लिथियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगी, 3 लिथियम के ऊपर, 1 लिथियम के ऊपर प्लस का 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके हम नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं यहाँ पे। फिर हम बोलते हैं कि जो हमारे ग्रुप नंबर 2 होता है, ग्रुप नंबर 2, तो इनको बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, पाप, राशि। ओके, ऐसे करके इसको लर्न करते हैं हम। ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस का 2 आएगी। तो ऐसे करके हम इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं ना। एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, 3 के ऊपर ओवरऑल प्लस का 6 आ जाएगी। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी माइनस का 6 आना पड़ेगा। माइनस का 6 आएगा तो एक नाइट्रोजन के हिसाब से माइनस का 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से हमारे कंपाउंड्स को देख सकते हैं, ईजिली स्टडी कर सकते हैं उनकी। नहीं तो आप लोग ये जो रिएक्शंस हैं इनको डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट ऐसे समझ के करेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। थर्ड हमारा पॉइंट है कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ डाइनाइट्रोजन कंबाइन करता है और यहाँ पे हमारे नाइट्राइड ही बनाएगा। यहाँ से देखते हैं हम इसको ना हम सब पार्ट्स की फॉर्म में स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तब क्या बनाएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ कॉम्बिनेशन विद, डाइऑक्सीजन के साथ भी देखना है, डाइहाइड्रोजन के साथ भी देखना हमें। तो डाइहाइड्रोजन के साथ देखते हैं पहले, कॉम्बिनेशन विद डाइहाइड्रोजन। ओके, ये सबसे पहला पॉइंट है। रिएक्शन क्या होगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया बनेगी इसके अंदर और अमोनिया की मैन्युफैक्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्रोसेस। ई नहीं आएगा, HABER होता है, हैबर प्रोसेस इसको बोलते हैं। इसको बहुत डिटेल में हमें स्टडी करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम अमोनिया पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये जो डाइनाइट्रोजन होता है ये रिएक्ट करता है डाइहाइड्रोजन के साथ, 3H2 यहाँ पे लगेंगे, बैलेंस करेंगे क्योंकि हम, और यहाँ पे कैटलिस्ट लगेगा आयरन, और जो मोलिब्डेनम है वो प्रोमोटर का काम करेगा। टेम्परेचर देना पड़ेगा 700 केल्विन तक, और प्रेशर देना पड़ेगा हाई प्रेशर, प्रेशराइज करना पड़ेगा इसको। प्रेशर देना पड़ेगा यहाँ पे 200 एटमॉस्फेयर। बन जाएगा यहाँ पे अमोनिया 2NH3 अमोनिया। ये जो रिएक्शन है ना ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H यहाँ पे -46.1 किलो जूल पर मोल होती है। आप लोगों को पता है एनर्जी का साइन जब माइनस हो तब एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक होती तो यहाँ पे प्लस का साइन आता। अभी देख लेते हैं कैसे डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा। ये अमोनिया है, आप लोगों को पता ही होगा। डाइऑक्सीजन के साथ डाइनाइट्रोजन कंबाइन करता है
और ये कब करता है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा होना चाहिए 2000 केल्विन से भी ज़्यादा ये टेम्परेचर मिल जाता है। लाइटनिंग के दौरान बिजली जो चमकती है तब 2000 केल्विन टेम्परेचर इनको मिल जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। ये रिएक्शन ओब्वियसली यहाँ पे जब लाइटनिंग होगी तब हो रही है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो रिएक्शन तो कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। दैट मीन्स इस रिएक्शन को होने के लिए लाइटनिंग की एनर्जी देनी पड़ी है। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कितना हाई होना चाहिए, 2000 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इट इज़ ग्रेटर देन 2000 केल्विन और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है 2NO। इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, साथ साथ में नाम लिखने भी ज़रूरी है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया। अब हाँ, इसकी जो रिएक्शन की एनर्जी थी वो कितनी है, डेल्टा H इज इक्वल टू 135 किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसके लिए मैंने इसके सामने प्लस का साइन लगाया है। प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन नेगेटिव का ज़रूर लगाना है यहाँ पे। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है ये एक कलरलेस गैस होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। इमीडिएटली ये क्या करेगा, और भी जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन अगर उसको मिलती है तो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। दैट मीन्स ये जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा NO, ये 2NO बना है और सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो मतलब ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्बिनेशन विद कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्शन करता है। थर्ड पॉइंट है कॉम्बिनेशन विद कंपाउंड्स। ये एक्चुअली फोर्थ पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट तो हमारा ये था जब हमने नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन देखा था। नॉन मेटल्स कौन से, डाई हाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन के साथ। ये फोर्थ पॉइंट है कंपाउंड्स के साथ कैसे कंबाइन करता है ये। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड है, ये मेन रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर ये दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्ट करते हैं, टेम्परेचर हाई देना पड़ता है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, अप्रोक्सीमेट 1300 केल्विन। क्या बना लेता है, कैल्शियम साइनामाइड बना लेगा, CaCN2 बना लेगा और कार्बन यहाँ से अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। अब ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ये कैल्शियम साइनामाइड होता है ना, ये फर्टिलाइज़र की तरह काम आता है। इसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है और इसका वहाँ पे नाम होता है नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम नाम होता है इसका। इस वाले जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको हम नाइट्रोलिम बोलते हैं और फर्टिलाइज़र की तरह ये काम आता है। तो अभी जो मैंने रिएक्शंस करवाई हैं उसके बेसिस के तौर पे, मतलब उसके बेसिस पे हम यूजेस देख सकते हैं इसके और इजी रहेंगे। तो सबसे पहला यूज़ था, हमने हैबर्स प्रोसेस की थी। हैबर्स प्रोसेस में क्या बनाया था, अमोनिया बनाया था। तो यूजेस सबसे पहला यूज़ क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो डाइनाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। कौन कौन से कंपाउंड्स, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कैल्शियम साइनामाइड हो गया। तो यहाँ देखते हैं यूजेस, ठीक है। यूज़ है मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनामाइड, अभी अभी पढ़ा है कैल्शियम साइनामाइड। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से, सेकंड हो जाएगा, इसको ना हम क्या करते हैं, जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए भी डाइनाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील।